अब देखिए फर्टिलाइजर हमारा सरकार आने से पहले ब्लैक में जाता था। मेरा मालूम है मुझे, मैं हैदराबाद से आता हूँ, आपको मालूम होगा, पूरे फर्टिलाइजर दुकान के सामने फार्मर्स क्यू में ठहरना पड़ता था, लाड चार्ज होता था, कुछ लोग हार्ट अटैक के मरते थे, 2 दिन 3 दिन पहले आके स्टॉक आने से पहले क्यू में रहते थे। फर्टिलाइजर के लिए, यूरिया के लिए तड़पते थे किसान, पैसे देने के खरीदने के लिए तड़पते थे। मगर आप किधर चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कौन सा जगह चाहिए, 24 आवर्स 364 डेज पूरा अवेलेबिलिटी आज फर्टिलाइजर किसानों के सामने। और एक विषय मैं इसने बताना जरूरी है, जो उसको ब्लैक रोकने के लिए अलग अलग कदम भारत सरकार उठाए हैं। नेक्स्ट, अब सीड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, ये किसानों के लिए खेती करने के लिए फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को प्राइवेट सेक्टर में जाकर लोन्स लेना चाहिए, इंटरेस्ट है। इसके लिए हम पहले मैं अभी बता चुका हूँ, एवरी ईयर हर परिवार को 6000 रुपीज़ दिया है। इसके दृष्टिकोण से सीड खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बनने के लिए हम लमसम अमाउंट 6000 रुपीज़ भारत सरकार किसानों को हित के लिए दिया है। ये सक्सेसफुली भारत सरकार इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। 2-2 हज़ार रुपये 2,000 एवरी 4 मंथ्स, साल को 6000 रुपीज़, लगभग मोर देन 12 करोड़ किसान परिवारों को हम इस पैसे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आपको मालूम है जब देश में सक्सेसफुली रिजर्वेशंस इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, मगर बहुत दिन से डिमांड था। जब मैं हाई स्कूल में था, जब से मेरे को लोग बोलते थे हम भी गरीब है, हम भी खेती नहीं है, हम भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, हमारा भी कुछ रिजर्वेशन के विषय पर लाभ होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, जो मुस्लिम समाज में हो, क्रिश्चियन समाज में हो, हिंदू समाज में हो, गरीब लोग हैं मगर वो परिवार रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आते, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसी दृष्टिकोण से एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड से आधार पर पहली बार एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन भारत सरकार लिया है, नरेंद्र मोदी जी लिया है। सब चर्चा करते थे, सब डिमांड करते थे, धरना होता था, प्रोसेशंस होता था, हम भी गरीब है, हमारे को कुछ हेल्प होना चाहिए, हम कास्ट के कारण इस घर में जन्म लिया है, मगर वो गरीब है परिवार, हम भी गरीब है, जो जन्मता कोई भी बुद्धिजीवी नहीं हो सकता है, अमीर नहीं हो सकता है। इस दृष्टिकोण से हम निर्णय किया है 10% हम एजुकेशन में रिजर्वेशन से लाए हैं, इकोनॉमी की नीड आधार पर। सक्सेसफुली हम जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना होते हुए 10% एडिशनल सीट्स क्रिएट करके गरीब परिवारों के लिए एजुकेशन सीट्स हम प्रोवाइड करें। आज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, ये देश के हित के लिए सभी रिलीजियस लोगों को, सभी अदर देन रिजर्वेशन कैटेगरी परिवारों को लाभ मिलता है इसके कारण। नेक्स्ट, बहुत दिन से डिमांड था बीसी कमीशन होने के लिए। बीसी कमीशन आया मगर बीसी कमीशन को कोई अधिकार नहीं था, जैसा एक एनजीओ जैसा है बीसी कमीशन थे, एनजीओ जैसा, उनका बात कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनका बात उनसे मिलने को नहीं आता था। मगर आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद हम दिया है। आज सक्सेसफुली सोशल एम्पावरमेंट एंड बीसी सेक्टर में काम कर रहे बीसी कमीशन का एक बड़ा एक हिस्टोरिक डिसीजन भारत सरकार लिया है। नेक्स्ट,
एक दिव्यांग, पहले हम विकलांग कहते थे, डिजेबल चैलेंज पीपल कहते थे, और उनका कोई राइट नहीं देते थे, अपमान करते थे लोग उनको। और ये देखते हुए उनको सभी कैटेगरीज, अभी पहले 7 कैटेगरीज के अंदर उनको दिव्यांग का कैटेगरी, दिव्यांग सेक्टर में स्टेटस मिलता था। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी उनको विकलांग नहीं बोलना चाहिए, हैंडीकैप्ड नहीं बोलना चाहिए, उनको दिव्यांग बोलना चाहिए। उनका एक स्टेटस दिव्यांगों को देने के लिए एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर छोटे छोटे विषय होगा, मगर हमारा प्रधानमंत्री ऐसे विषय पर ध्यान देकर सोचते हैं, सोचकर उनका दिव्यांग का नाम पर दिया है। उसमें 7 to 21 कैटेगरीज के अंदर उनको राइट्स दिया गया। अभी इसके कारण उनका रिजर्वेशंस भी बढ़ाया है। ये भी एक अच्छे, एक सोशल जस्टिस के अंदर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए निर्णय किया है। नेक्स्ट, वैसे ही भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, अलग अलग विषय पर हम सक्सेसफुली भारत सरकार काम कर रही है। इसी दृष्टिकोण में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम भारत सरकार के द्वारा आज देश में एक सक्सेसफुल काम हो रही है। मित्रों, आज नेशनल हाईवेज और एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, हर विषय पर एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट भारत हुआ है। जब नेशनल हाईवेज, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरू किए थे स्वर्ण चतुर्भुज के नाम पर, मगर जब यूपीए सरकार आया इसमें बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट किया गया। फिर नरेंद्र मोदी जी सरकार आया, फिर नेशनल हाईवेज के ऊपर ध्यान दिया है। एक सक्सेसफुली काम आज भारत में हुआ है। 500% बजट नेशनल हाईवेज के ऊपर भारत सरकार बढ़ाया है, 500% नेशनल हाईवेज के ऊपर। और रूरल कनेक्टिविटी 99% हम रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाया। पीएम गति शक्ति के द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। और लगभग हम एक एक्शन प्लान बनाया, 400 वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन्स का भी भारत में लाने के लिए निर्णय किया है। हर मंथ नया ट्रेन शुरुआत भारत में करना चाहिए, ऐसे वंदे भारत ट्रेन का भी काम शुरू हो गया। अभी तक लगभग 20 ट्रेन्स का स्वयं प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। ये इंटरनल इंडियन टेक्नोलॉजी है, कोई भारत टेक्नोलॉजी नहीं, इंडिजियस टेक्नोलॉजी के द्वारा सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अच्छे मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट के साथ एक वंदे भारत ट्रेन्स का आज सक्सेसफुली जनता भी उनको स्वागत कर रहे हैं। 100% उसका यूटिलाइजेशन भी है, ये भी एक हमारे लिए सक्सेसफुल रेट है। वैसा ही 74 एयरपोर्ट्स, नया एयरपोर्ट्स भारत में शुरुआत किया है। 74 एयरपोर्ट्स भारत में शुरुआत किया है। इसके कारण भारत में आगे बढ़ने के लिए अच्छे एक मौका मिलता है। उसके द्वारा जो नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवेज आज इस 9 ईयर्स में 53,868 नेक्स्ट किलोमीटर्स जो नया एयरपोर्ट्स रिकॉर्ड कायम किया है। उसके साथ साथ जब अलग अलग विषय, इसमें जो अटल टनल के नाम पर जो लार्जेस्ट टनल
भारत में है। मैं जम्मू कश्मीर में पहला MOS का नाते देखता था। वर्ल्ड में लार्जेस्ट हाइट जो ट्रैक जाने के लिए एक पिलर बनाते हैं वो जम्मू कश्मीर में बनाया है। लार्जेस्ट हाइट पिलर ट्रेन ले जाने के लिए जो रिवर के अंदर से जाते हैं, इतना बड़ा काम भारत सरकार के द्वारा हुआ है। वैसे ही नेशनल हाईवेज का जब 2014 में 91,000 किलोमीटर्स थे, आज 1,45,000 किलोमीटर्स का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज का आज कंस्ट्रक्शन हुआ है। वैसे ही उड़ान के अंदर 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स था, अभी 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भारत में आए। वैसा ही अलग अलग भारत के दृष्टिकोण से इसका काम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मेट्रो रेलवे स्टेशंस पहले 2014 के पहले 5 सिटी में था, आज हम 15 सिटीज़ को आज 9 ईयर्स में कवर किया है और 248 किलोमीटर्स थे मेट्रो का लाइन 2014 में। 248 किलोमीटर्स का मेट्रो लाइन भारत में थे। आज 860 किलोमीटर्स, इस 8.5 साल में 860 किलोमीटर्स का मेट्रो लाइन भारत में हम उसका कायम किया है। वैसा ही हेल्थ सेक्टर में भी आप देख सकते हैं, आज एम्स हॉस्पिटल 7 हॉस्पिटल्स थे, हम तय किया है हर स्टेट में मिनिमम 1 एम्स हॉस्पिटल रहना चाहिए। अभी तक 15 एम्स हॉस्पिटल खोले हैं और दूसरे स्टेट्स में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एम्स हॉस्पिटल, और अभी हर हॉस्पिटल में अच्छे बिल्डिंग के लिए भी पैसे भी दिया है। कुछ हॉस्पिटल्स बन चुका है, कुछ हॉस्पिटल्स काम शुरू है, कुछ पाइपलाइन में भी है। दूसरा मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत बड़ा, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज एंकरेजमेंट किया है। अपने को अभी मालूम है कोरोना के कारण कितना तकलीफ उठा है, इसलिए डॉक्टर्स चाहिए और हॉस्पिटल्स में जो टीचिंग स्टाफ चाहिए, बेड्स चाहिए। इस दृष्टिकोण से पॉपुलेशन बढ़ते हुए, क्योंकि अब भारत अभी नंबर 1 कंट्री है दुनिया में पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, मेडिकल सेक्टर में भी डॉक्टर्स चाहिए। इस दृष्टिकोण से 700 न्यू मेडिकल कॉलेजेस का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेडिकल सीट्स भी जब आज़ाद के बाद हमारा सरकार आए तक 82,000 मेडिकल सीट्स था। अभी इस 8 साल में हम लगभग 69,000 से ज़्यादा मेडिकल सीट्स बढ़ाया है। और वैसा ही जो 1.59 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 1,59 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को हम प्रारंभ किया है भारत सरकार आने के बाद। वैसे ही 1500 ऑक्सीजन नया प्लांट्स हर हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स हम स्टार्ट किया है। और 37 आयुष्मान भारत का हेल्थ अकाउंट्स हम खोले हैं। मोर देन 9,500 आयुष्मान भारत का शॉप्स खोले हैं। वैसा ही हेल्थ के विषय पर पूरा ध्यान भारत सरकार दे रही है। नेक्स्ट IIT, अभी इस 8 साल में वह एवरी ईयर 1 IIIT के नाम पर भारत सरकार नया IIT खोल रही है। IIM भी ऐसा ही खोल रही हैं। यूनिवर्सिटीज़, इस 9 ईयर्स में 390 यूनिवर्सिटीज़, नया यूनिवर्सिटीज़ आज भारत में कायम हुए हैं। नेक्स्ट, एक दुनिया में ऐसा नानो यूरिया के नाम पर अभी तक कोई काम दुनिया में नहीं हुआ है, मगर भारत ने प्रयास किया है कम पैसे से। आज नानो यूरिया हेल्थ के लिए भी, साइल के लिए भी नुकसान ना पहुंचाते हैं, इस दृष्टिकोण से नैनो यूरिया भी इंट्रोड्यूस किया है। आज सक्सेसफुली अलग अलग जगह
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए किसान यूज़ कर रहे। आने वाले दिन में एक रेवोल्यूशनरी होगा, बहुत पैसे कम होगा, साइल भी खराब नहीं होगा। जो नैनो यूरिया यूज़ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, फूड ग्रेन्स हम लेते हैं, उससे हेल्थ को भी खराब, जो हेल्थ भी ठीक रहने के दृष्टिकोण से नैनो यूरिया को एंकरेज करने के लिए भारत सरकार निर्णय किया है। वैसे ही नेक्स्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो बहुत सालों से पेंडिंग था, लगभग 20 साल 14 साल जितने भी मेजर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी थे, उसको हम ध्यान देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवरी मंथ इस प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट स्वयं रिव्यू करते हो। वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स हो, मगर उनको फाइनेंशियल देते हुए हर मंथ रिव्यू करते हुए, एवरी मंथ रिव्यू करते हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए निर्णय किया है। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो भारत सरकार के द्वारा स्पेशली बजट अलोकेट करते हुए उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए निर्णय किया है। वैसे ही आपको नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशंस, देश भर में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उस रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए निर्णय किया है। जब ब्रिटिश ज़माने में बने थे वो रेलवे स्टेशंस, अब जो जनता बढ़ गई है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा पूछ रही है, अच्छा दिखना चाहिए, उस जिससे उनके एयरपोर्ट जैसा हर रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, नया बनाने के लिए निर्णय किया है। देश में अभी कुछ रेलवे स्टेशन बन चुके हैं और कुछ रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ रेलवे स्टेशन पूरा रेलवे बजट के द्वारा बनाते हैं, उसमें जब बड़ा शहर है तो उसमें मॉल्स रहेगा, एंटरटेनमेंट सेंटर्स रहेगा, कैंटीन्स रहेगा, अच्छे वेटिंग रूम रहेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल्स रहेगा। अच्छा निर्णय किया है, अच्छे रेलवे स्टेशंस एयरपोर्ट के जैसे बनाने के लिए निर्णय किया है। ये बहुत बड़ा आने वाले दिन में रेलवे स्टेशन का इम्प्रूव होने वाला है। नेक्स्ट मैं जब बताया भी जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का, ये हम भारत सरकार में है, चिनाब ब्रिज, ये बहुत बड़ा ईफिल टावर से बड़ा है ये। नेक्स्ट और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू आज भारत में है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे लिए गर्व है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट हाईवे टनल भारत में जो आज मनाली से लेके लाहौल तक एक रोड 4.5 आवर्स इस टनल के द्वारा लोगों को जाते हैं। बिकॉज क्यों एग्जाम्पल ऐसा बहुत है, मगर ये ओवरऑल में बिगेस्ट टनल है, इसलिए बताने के लिए निर्णय किया है। मैं लॉन्गेस्ट टनल भी है। और वैसा ही मैं नॉर्थ ईस्ट में देखते रहता हूँ, आज इस समय रेलवे का काम 122 टनल्स का अलग अलग डीपीआर, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आज नॉर्थ ईस्ट में 122 टनल्स के लिए आज काम चल रहा है। रेलवे का काम बहुत देश भर में, क्योंकि पहले हमारा सरकार आने से पहले एक ही गुवाहाटी को कनेक्टिविटी था रेलवे, अभी 4 प्रांतों का हुआ है। आउट ऑफ 8 प्रांतों में आने वाले 24 एंड तक पूरे 8 स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को रेलवे कनेक्टिविटी के द्वारा हम जोड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेन का फैसिलिटी हो, रोड का फैसिलिटी हो, ठीक नहीं है। अभी नेशनल हाईवेज भी कनेक्टिविटी पूरा हो गया नेशनल कनेक्टिविटी। अभी एयरपोर्ट्स भी नया है नॉर्थ ईस्ट में, आने वाले उसमें आइटम भी है आने वाले दिन में। वैसा एक जोजिला टनल पुलवामा से लेकर श्रीनगर तक, वो एक जोजिला टनल बहुत बड़ा टनल, लगभग 40 साल से पेंडिंग था, वो काम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से 24 एंडिंग तक वो टनल भी, ऐसे अलग अलग कनेक्टिविटी विषय पर, रिमोट एरिया का विषय पर, जो बॉर्डर एरियाज में देश के सिक्योरिटी देखते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया है। चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, हम उसको कनेक्टिविटी देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्रयास किया है। वैसे ही पीएम गति शक्ति के नाम पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम काम करें। अगर एक गांव में
गति शक्ति के अंदर एक सीट, एक तो रोड डालना है तो रोड भी डालना चाहिए। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा रूरल डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री रूरल डिपार्टमेंट का है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा रोड होना चाहिए। ट्रेन का है तो रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा होना चाहिए। एक पीएम गति शक्ति के द्वारा एक देश को एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हम प्रयास किया है। नेक्स्ट, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल दृष्टिकोण से पार्लियामेंट बताते तो लोग हंसते थे, हमारे विपक्ष के लोग, भारत क्या होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसा होगा, ये सब किसके पास सेलफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं है, कैसा करते हैं। मगर आज हम गर्व के साथ बता सकते हैं दुनिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर कोई देश में हुआ है ये भारत में हुआ है। आज वेजिटेबल दुकान पे जाइए, टाई से दुकान पे जाइए, किराना दुकान पे जाइए, मेडिकल शॉप में जाइए, आज पे फोन टेलीफोन के द्वारा आप पे करने का, जो अनएजुकेटेड हमारे जनता भी है आज फ़ोन के द्वारा पे करने के लिए, फ़ोन के द्वारा पेमेंट लेने के लिए आज जो जागरूक है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन का रेवोल्यूशन भारत में हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सक्सेस है, दुनिया का सबसे बड़ा देश बनकर आए। वैसे ही आज 2G हो, पहला 3G हो, आज 4G हो, 5G हो, वर्ल्ड में चीपेस्ट में आज इंटरनेट कनेक्टिविटी कास्ट मिलता है, जो भारत अपना खुद का टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया। हम ये 2G विदेशों को भी दे रहे हैं, अभी 5G विदेशों को देने के लिए हम चर्चा करें, अलग अलग देश भारत से चर्चा करें, हमारा को 5G टेक्नोलॉजी चाहिए। मित्रों, आज एक्सपोर्ट्स क्या स्थिति है आपको मालूम है। आज अलग अलग इंडेक्स में भारत इनोवेशन इंडेक्स में भी रैंक में भी 85 था, आज हम सुधार कर 46 में आए। यूनिकॉर्न्स 2014 में 4 था, आज मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स शुरुआत हुआ है। स्टार्टअप कंपनीज में भी जो वर्ल्ड में अब हम नंबर 1 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंक में पहले मैं बता चुका हूँ, 2014 में 10 था, आज 5 है। आने वाले 1 साल के अंदर हम जर्मनी को पीछा करके हम 4 बनना चाहते हैं, उसका प्रयास चल रही है। मेरा विश्वास है भारत आने वाले दिन में नॉट ओनली पॉपुलेशन, नॉट ओनली वेलफेयर एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक रैंक में भी भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आएंगे। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज भी इकोनॉमिकल क्राइसिस में, ना अमेरिका देश, चाइना, यूके, जर्मन जैसे देश में भी, मगर इतना पॉपुलेशन रहने के बाद भी, इतना कोरोना के जैसे क्राइसिस आने के बाद भी आज एक शक्तिशाली भारत इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगभग 142 वर्ल्ड रैंक में 42 में थे। आज बहुत ट्रांजैक्शन के कारण, डिजिटल के कारण, अलग अलग विषय पे कारण, गवर्नमेंट का जो रेड टेपिज्म का जो ब्यूरोक्रेसी का होता है वो कम करने के कारण आज 63 पर हम आगे आए हैं। वैसे ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 12% में था, जब लगभग फिंगरप्रिंट्स पे फिंगरों पर हिसाब करते थे कम, अब लगभग 400 मोबाइल कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। अभी आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 98% सेलफोन्स हम इंपोर्ट करते थे भारत को, आज हम अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करें। जो अलग अलग कंपनी, एप्पल जैसे मोबाइल फ़ोन्स देश भर में 6 प्लेसेस में मैन्युफैक्चरिंग है। अभी नया टाटा कंपनी भी टैप किया है एप्पल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में। अभी जैसे चाइना में पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता था, स्लोली सेलफोन्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में लाने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सक्सेसफुली पूरा सेलफोन का डेस्टिनेशन आने वाले दिन में भारत होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम पहले 7 थे, अभी वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत तीसरा नंबर पे है। नेक्स्ट, मैं अभी बता चुका हूँ, स्टार्टअप कंपनीज लगभग 1 लाख
पहले स्टार्टअप के नाम पर कोई इंकरेजमेंट नहीं होता था। आज स्टार्टअप के नाम पर अलग अलग इंसेंटिव्स दे रहे, उनका मार्केटिंग फैसिलिटीज हो, लाइसेंस फैसिलिटी हो। हम स्टार्टअप के नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कियों को, बच्चों को हम इंकरेजमेंट करके नौजवानों को आज स्टार्टअप के दृष्टिकोण से मोर देन 1 लाख हमारे लिए गौरव का विषय है। एक स्टार्टअप कंपनी एक स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। पहली बार प्राइवेट सेक्टर से एक लॉन्च, प्राइवेट स्पेस लॉन्चिंग, प्राइवेट एक स्टार्टअप कंपनी आज किया है, हमारे लिए गौरव का विषय है। नेक्स्ट, जो यूथ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अब मैं कुछ बता चुका हूँ। लगभग हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा से आते हैं, हमारे साथी मंत्री, एजुकेशन मंत्री, और एक लगभग 33 ईयर्स के बाद, मीन्स 40 ईयर्स के बाद हम एक नया एजुकेशन पॉलिसी, नया ऐसा एजुकेशन पॉलिसी हम तैयार करने का निर्णय घोषणा किए तो बहुत लोग हमारे क्रिटिसाइज करने वाले, ये उनका आइडियालॉजी जो लगाएंगे, हो रहेगा, हमारा क्रिटिसाइज करते थे। मगर एक पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद हमारा क्रिटिक्स भी स्वागत किया है। हर एजुकेशनिस्ट, हर विद्वान, सभी लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्वागत किया है। अगर एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा आने वाले दिन में भारत का अच्छा भविष्य होगा। वैसा ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किलिंग को इम्पार्ट दिया है। स्किल मिनिस्ट्री बनाया पहली बार, स्किल मिनिस्ट्री पहले नहीं था, अब स्किल मिनिस्ट्री भी नया घोषणा करके स्किलिंग का एक्टिविटी भी बढ़ा रहे। और स्पोर्ट्स कल्चर, अभी ओलंपिक्स में लास्ट ईयर हुआ था, पहली बार ओलंपिक्स में अपना आइडेंटिटी बढ़ाया। पहला एक मॉडल अगर ओलंपिक्स में मिलता तो बहुत भारत लोग खुश होता था। आज पैरा ओलंपिक्स हो, ओलंपिक्स हो, आज अच्छे भारत सरकार दे रहे। हर स्पोर्ट्स 100 लोगों को सेलेक्ट करके हर फील्ड में अंदर पूरा भारत सरकार उस 1000 लोगों को ओलंपिक्स के दृष्टिकोण से हम उसको ट्रेनिंग दे रहे। उनका खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उनका फिटनेस का व्यवस्था, कोचिंग का व्यवस्था, डॉक्टर का व्यवस्था, कपड़े का व्यवस्था, पूरा व्यवस्था ओलंपिक्स के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में एक स्पेशल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करें। अब उड़ीसा में भी स्पोर्ट्स का एंकरेजमेंट अच्छा है। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिन में ओलंपिक्स में हम रहेंगे। और एक छोटा विषय बताना चाहता हूँ, ओलंपिक्स में हो नहीं तो कॉमनवेल्थ में भी जो भी स्पोर्ट्समैन भारत की तरफ से जाते हैं, जो हार गए तो भी, जो जीत तो भी, पहला फ़ोन किसका आता है उनको? उनका कोच का फ़ोन नहीं आता, उनका परिवार का, उनका माता का, पिता का नहीं आता फ़ोन नंबर। पहला फ़ोन आता है भारत का प्रधानमंत्री। हर स्पोर्ट्समैन को विदेश में रहते हैं, आप हार गए तो चिंता नहीं, आप विश्वास के साथ आगे नेक्स्ट टाइम जीतेंगे, मैं हूँ आपके साथ, कोई उसके ऊपर दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई जीत गए, आपका मेहनत के कारण अच्छा जीता है, आपको मेरा अभिनंदन है, भारत का 140 करोड़ का जनता का अभिनंदन है। ऐसा एक प्रधानमंत्री पहली बार दुनिया में उनका देशों के स्पोर्ट्समैन के लिए एंकरेजमेंट करता है, वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से भी एंकरेजमेंट करता है। हार गए, जीत गए, इंटरनेशनल कंपटीशन में जो भी स्पोर्ट्समैन, इवन पैरा ओलंपिक्स को भी फ़ोन जाता है, पहला फ़ोन जो स्टेडियम के अंदर बाहर से नहीं आता है, इस गेम खेलते हैं उस जगह से बाहर नहीं मिलता है, तुरंत पहला फ़ोन उनको जाता है। ऐसा आज प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स के विषय पर भारत सरकार की तरफ से दृष्टिकोण करते हैं। नेक्स्ट, हम लगभग 150 प्रेयर सेंटर्स हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ाने के लिए मोर देन 150, मेरा मिनिस्ट्री है इसलिए कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, टूरिज्म मिनिस्टर प्रसाद स्कीम के द्वारा हम विकास करते हैं। मोर देन 150 जो स्पिरिचुअल सेंटर हो, प्रेयर सेंटर्स हो, टेम्पल्स हो, जो मस्जिद हो, चर्च हो, हम विकास कर रहे हैं। इसमें बुद्ध सर्किट हो, सोमनाथ टेम्पल हो, मध्य प्रदेश में उज्जैन टेम्पल हो, सिखों का करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो, केदारनाथ धाम हो, ये में अच्छा विकास किया है। आज वाराणसी में जो आज़ाद के बाद पहली बार इतने लोग आते हैं टेम्पल देखने के लिए।
more than 150 लाख पीपल एक महीने में आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी वो खुशी की बात है। नेक्स्ट, आपको मालूम है राम मंदिर के लिए, नेक्स्ट, राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष हुआ था, हजारों लोग मर गए थे, कितने साल से संघर्ष हो रहा था मालूम, हम भी कुछ संघर्ष किया मगर समस्या हल नहीं हुआ है। आज हम जो सरकार आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो वास्तविकता आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना था, जितने भी आर्गुमेंट होता था, आज आर्गुमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस आधार को, इस आर्गुमेंट को समर्थन किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जब जजमेंट दिया है, जजमेंट के बाद लोग समझते थे देश में खून बहाव हो जाएगा, देश में क्रिमिनल क्राइसिस होगा, देश में कर्फ्यू होता था सारी देश में, मगर खुशी के बात है एक बूंद का खून जमीन के ऊपर गिरा नहीं, एक जगह भी प्रोटेस्ट एजिटेशन नहीं हुआ। इतने सालों से लड़ते हुए हजारों लोग बलिदान हुआ था इस राम मंदिर के लिए, आज राम मंदिर की समस्या हल हो गया। एक कुशल नेतृत्व के कारण, एक कुशल नेतृत्व के कारण आज राम मंदिर की समस्या हल हुआ है। एक भव्य मंदिर बन रही है, एक स्टेट ऑफ आर्ट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी उधर बढ़ रहे हैं। आप लोग भी, सारी देश के जनता भी 2024 जनवरी के अंदर दर्शन के, रामलाला के दर्शन के लिए सभी लोग जा सकते हैं। एक शांति कायम करते हुए, एक रिलीजियस के अंदर एक स्नेह भाव, आपस में भाईचारा लाने के लिए जो प्रयास भारत सरकार किया है, आज राम मंदिर उसका एग्जाम्पल है।